हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो कि वेरियस एग्जाम्स लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। इनमें से कुछ सिलेक्शंस आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज आज की आती है द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो इंडिया की 15th प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो चुकी हैं और इन्होंने 25 ऑफ जुलाई 2022 के दिन राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इनका एज 64 ईयर्स है और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं और ये टॉपिक मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट मानता हूं। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनका एज 64 ईयर्स है और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बन चुकी है। सेकेंड थिंग, ये सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। आपसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट थिंग, ये उड़ीसा से आने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो भाई अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन, तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भी आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उड़ीसा से बनने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन, तो भी आंसर द्रौपदी मुर्मू जी होगा। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले पर्सन कौन, तो भी द्रौपदी मुर्मू जी ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भाई स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, तो भारत का वो प्रेसिडेंट जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका बर्थ हुआ है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ही हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये झारखंड की क्या बन चुकी थी, ट्राइबल गवर्नर भी बन चुकी थी। तो फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड कौन रह चुकी हैं, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगा। तो इनसे वेरियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आप आसानी से आंसर करेंगे। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर हम लोग चलें, तो द्रौपदी जी जो है वो बीजेपी का जो एनडीए है उसके थ्रू इन्होंने इलेक्शंस लड़ा था एंड इनके अगेंस्ट में जो पर्सन थे वो कौन थे, तो वो यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, यशवंत सिन्हा जो है वो जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे। तो इलेक्शन में एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी थी और सेकंड में जो कंपटीशन था वो यशवंत सिन्हा जी के बीच में था, जिन्हें इन्होंने हराकर क्या किया, इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट हुए हैं ये। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 से रिलेटेड। अब नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ना, ये NFA जो है ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1954 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये अवार्ड कौन देता है, तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स की तरफ से, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स की तरफ से क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये अवार्ड दिया कहाँ पे जाता है, तो इंडिया में ये अवार्ड विज्ञान भवन के अंदर दिया जाता है और विज्ञान भवन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर आता है। अब आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो देखिए इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो
हो सकते हैं लाइक बेस्ट एक्टर अवार्ड किन्हें दिया गया, तो ये पूछा जा सकता है। लाइक सूर्या को दिया गया, सुरारई पोत्रू को दिया गया एंड अजय देवगन को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये अपर्णा बालमुरली को दिया गया। किसके लिए, सुरारई पोत्रू के लिए दिया गया। ठीक, सूर्य यहाँ पे सूर्या को किसके लिए दिया गया था, सुरारई पोत्रू के लिए, एंड अजय देवगन को किसके लिए दिया गया था, तानाजी के लिए। सेम एज एक्ट्रेस में अपर्णा को दिया गया था सुरारई पोत्रू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये सच्चिदानंद को दिया गया था फॉर अयप्पम कोशियम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड हिंदी में किसे दिया गया, तुलसीदास जूनियर को ये अवार्ड दिया गया। और यहाँ पे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे कि ये अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रशिया जो है वो एग्जिट करना चाहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आफ्टर 2024। रीजन क्या है, तो भाई देखो रीजन इतना सा है, चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड रशिया को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से, तो इसी वजह से रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो रशिया ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारा एग्रीमेंट 2024 तक का है, उसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लीव कर देंगे। अब बात आती है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किसने बनाया था और कैसे फंक्शन करता है। तो देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो स्पेस रिलेटेड रिसर्च वर्क में काम आता है। अब इनमें कौन कौन आता है, तो इनमें आता है यूएसए, इनमें आता है रशिया, इनमें आता है जापान, इनमें आता है कनाडा, और इनमें कौन आता है, यूरोप आता है। सबसे पहले इसे 1998 में ऑर्बिट में प्लेस किया गया था और लगभग 22 ईयर्स से ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपने देखा। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, जैसे जीरो ग्रेविटी में कैसे फंक्शन किया जाएगा, फ्यूचर मिशंस के लिए कैसे कैसे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को। नासा और अदर स्पेस पार्टनर्स जो हैं वो इसको आगे 2030 तक चलाने वाले हैं। तो रशिया के हटने के बाद भी ये स्पेस स्टेशन जो है वो फंक्शन करेगा, लेकिन रशिया का जो मेन काम था ना कोर्स करेक्शन का, कि इसका जो पाथवे है जिस पे ये चक्कर लगाता है वो करेक्ट करने का, तो उस फंक्शन के लिए अब इन लोगों को किसी अदर नेशंस को देखना पड़ेगा। हाल ही में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने विंसेंट चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे एक अवार्ड है जिसका नाम आया विंसेंट चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये अवार्ड 2006 में स्टार्ट किया गया था, जो कि ऐसे बहादुरी या ब्रेवरी लाइक सिचुएशन के लिए, वर्क के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अटैक किया हुआ है, तो उसमें भी यूक्रेन को इन्होंने आगे फॉरवर्ड रखा और फंक्शन करते रहे रशिया के अगेंस्ट। इनकी ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब बात आती है भाई विंसेंट चर्चिल कौन है जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, विंसेंट चर्चिल जो हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में यूके को बचाए रखने का उनसे रिलेटेड जो फंक्शन किया था वो किसने किया था, विंसेंट चर्चिल ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे ये लीडरशिप अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया प्रेजेंटली, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया, जो कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एमओयू यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश किया है। अब ये एमओयू क्या होता है, तो बेसिकली एमओयू होता है एक एग्रीमेंट। किसके साथ ये एग्रीमेंट किया, तो ये एग्रीमेंट स्त्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ किया, जो कि किसकी है, तेलंगाना गवर्नमेंट की है। इससे राजस्थान को क्या फायदा मिलेगा, तो राजस्थान अपना पहला वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक खोल पाएगा, और इस बैंक का नाम क्या रखा गया है,
राजस्थान महिला निधि नाम रखा गया है। ये जो राजस्थान महिला निधि है ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा, क्योंकि इसके मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ जो हैं वो कौन होंगी, वो वुमेन होंगी। तो इसका मतलब है इस टाइप का कोऑपरेटिव बैंक पहले कौन चला रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट चला रहा है, जब ही तो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको हेल्प करेंगे, वुमेन स्टाफ ये लोग रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ये राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होगा। ये डिस्ट्रिक्ट अगर आप राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतना ही सफिशिएंट था। तो अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो करौली याद रखेंगे, कोटा याद रखेंगे, अलवर याद रखेंगे, राजसमंद आपको याद रखना है, आपको याद रखना है जोधपुर, और आपको याद रखना है डूंगरपुर। ठीक है, तो इन प्लेसेस में इन्हें लॉन्च किया गया है। हाल ही में 3 वेटलैंड को, जिनमें से जो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, एक वेटलैंड मिजोरम का है और एक वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश का है, इनको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के अकॉर्डिंग रामसर साइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट के रूप में हाईलाइट किया गया है। अब ये रामसर साइट क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, रामसर कन्वेंशन रखा गया था। ठीक है, अब ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को किया गया था। ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे, और इनका मेन मोटिव था इस टाइप के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का। ठीक है, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया में कितने वेटलैंड हैं, तो ये 3 और 2 5 के मिलने के बाद अब इंडिया में टोटल 54 वेटलैंड्स हो चुके हैं। पहले कितने थे, 49 थे, 5 ऐड हो गए जब भी तो 54 हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोटल कितने हैं, 54 है। अब जो नए ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इट इज द ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड जो कि चेन्नई में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड है कहाँ का, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के करईकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, पाल वेटलैंड मिजोरम के अंदर है, और ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिजोरम का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सांख्य सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और ये माधव नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, माधव नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, इंडिया के इंदरमीत गिल को अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वो भी कहाँ के, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है। तो ऐसा करने वाले ये 2nd इंडियन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले ये कौन से नंबर पे हैं, तो ये 2nd इंडियन है जिन्होंने ये पोस्ट अचीव की है। इसके पहले जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे, तो कौशिक बसु जो थे, ये 2012 से 16 तक इस पोस्ट पे काम कर चुके हैं। हाल ही में आप सभी जानते हैं हमने कारगिल विजय दिवस जुलाई 26 को सेलिब्रेट किया, और इस दिन हम लोग जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके विक्ट्री को पाकिस्तान के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। अभी जो हमने कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया ये 23rd कारगिल विजय दिवस था। तो कब हमने कारगिल वॉर को जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल वॉर को जीता था। अब कारगिल वॉर से रिलेटेड ऑपरेशन विजय का नाम आपको याद रखना है, जहां पे हमने जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में हमारी सेना ने जो है वो अपने ब्रेवरी, अपने एक्शंस को दिखाया था, और इस वजह से हमने पाकिस्तान के ऊपर अपनी बढ़त हासिल की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाद में वॉर सिचुएशन को ओवर करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी जिसको नाम दिया गया था लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था बाद में फरवरी 1999 में,
ताकि इस वॉर के सिचुएशन को खत्म किया जा सके और बाईलेटरल सॉल्यूशंस निकाले जा सके, मतलब दोनों ही नेशंस मिलके इनका सॉल्यूशन निकाल सके। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात के ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एंड गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्यों किया? ताकि ये लोग 36th नेशनल गेम्स 2022 को सेलिब्रेट कर सकें, को ऑर्गेनाइज कर सकें, ज्यादा बेहतर होगा, ऑर्गेनाइज वर्ड ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। अब इसके लिए जो एक टैग लाइन यूज किया जा रहा है, ये टैग लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये टैग लाइन है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी, ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी इसका टैग लाइन रखा गया है। और इस साल इसमें जो नए स्पोर्ट्स ऐड होंगे वो कौन कौन से हैं? तो वो योगासना है एंड कौन सा है? तो मलखंब नाम का स्पोर्ट्स है जो इसमें ऐड किए गए हैं। जो इनॉग्रेशन होगा, चूंकि आप जानते हैं 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 2022 में ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो इसका जो इनॉग्रेशन है, ठीक है, इनॉग्रेशन जो है वो कहाँ पे होगा? तो इनॉग्रेशन होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? नीचे आप उस सिटी का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। इसके पहले जो यहाँ पे गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स, वो कब हुए थे? तो 2015 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? केरला के अंदर हुए थे। ये कौन सा था? 35th गेम्स था। तो ये भी आपको पास्ट का लर्न करना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2022 को हाल ही में जारी कर दिया गया, जिसे कि हेनले एंड पार्टनर्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 87th बताई गई है एंड वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो जापान रैंक फर्स्ट पे था, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया सेकंड एंड थर्ड पे आपको देखने को मिले। क्या करता है ये पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये पासपोर्ट इंडेक्स आपको ये बताता है कि भाई इस नेशन का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कितनी नेशंस में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आपका कितने नेशंस के साथ एक फ्रेंडली टाई अप है, वहां पे आप इजीली विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे फर्स्ट रैंक पे जापान रखा गया, सेकंड थर्ड पे सिंगापुर एंड साउथ कोरिया रखा गया एंड इंडिया आता है 87th नेशन में 199 कंट्रीज के अंदर, जहां पे आप बिना वीजा के, बिना टेंशन के इजीली वहां पे जा सकते हैं। रिसेंटली एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस यानी कि भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कोचिन शिपयार्ड बिल्डर्स ने जनरेट किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अराउंड 45,000 टन का एक वॉरशिप है जिसे बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। ये नियर अबाउट 262 मीटर इसकी लेंथ है और 62 मीटर इसकी विड्थ है। तो लेंथ एंड ब्रेथ आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, 30 फाइटर जेट्स को, ठीक है, 30 फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर लोड करने की कैपेसिटी रखता है। कब फंक्शन में आ जाएगा? तो अगस्त 2022 में ये फंक्शन में आ जाएगा। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 11th एग्रीकल्चर सेंसस फॉर 21-22 को स्टार्ट किया। कब स्टार्ट होगा? अगस्त 22 में ये स्टार्ट होगा। ये कब कब होता है? तो एवरी 5 ईयर्स पे होता है, ठीक है। इस बार हम लोग थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि कोविड था 21-22 का, अभी 22-23 में इसे लॉन्च किया गया है। मेजर इसका फंक्शन क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में असेसमेंट किए जाएंगे। कब से किए जा रहे हैं? तो 1970-71 में इसे स्टार्ट किया गया था, तब से ये किया जा रहा है। ये वाला जो होगा वो कौन सा है? वो 11th एग्रीकल्चरल सेंसस है। 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे या फिर वर्ल्ड टाइगर डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड क्या किया जा सके, टाइगर को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने में हम लोग हेल्प कर सकें। सबसे पहले इसे 2010 में सेंट
पिट्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान स्टैब्लिश किया गया था। 2022 का जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 12th इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं 28 जुलाई से, और जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, यहाँ पे इंडियन कंटिजेंट में पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह अवेलेबल थे। अराउंड 72 नेशन से ज्यादा जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे अपने अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी में। और जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स ओवर हो जाएंगे तो अलग से मैं आपके लिए एक सेशन लाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, कौन कौन से पर्सन्स थे जिन्होंने मेडल जीता, और वो सारी चीज। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नई में स्टार्ट कर दिया। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। किस प्लेस पे? पुंजेरी विलेज। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। ये जो इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। रीजन क्या था? रशिया में वॉर के क्राइसिस की वजह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा और इसे शिफ्ट कर दिया गया इंडिया में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्लेस याद रखना है कि कहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया है। हाल ही में 28 जुलाई के दिन हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की जो थीम थी वो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू रखा गया था। हेपेटाइटिस क्या है? तो एक डिजीज है जो आपके लीवर को अफेक्ट करती है, तो उससे आपको बचने के लिए सलाह दी जाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट और क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।